कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पहले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। बाबू, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। एक बार तुम संग्रामपुर चले जाओ, वो अच्छे ओझा हैं। चाचा तुमको लेकर चले जाएंगे। मेरी बात मानो, एक बार वहाँ पर चले जाओ कि वो क्या कहते हैं। कितने लोगों ने दिखाया है और सबको वो सब चीज़ बता देते हैं। रात को दादी ने रेहान और चांदनी से सिफारिश करते हुए कहा, सब कुछ लोगों के बारे में बता देते हैं। क्यों, भगवान है क्या? चांदनी ने मन में सोचा, लेकिन उसके मन की बातें मन में ही रह गई। चांदनी और रेहान ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने दादी की तरफ देखने लगे। दादी इतने आशा से कह रही थी कि उनको कहना दोनों को ठीक नहीं लगा, इसलिए दोनों ने कहा, ठीक है, हम लोग कल सुबह चले जाएंगे। सुबह में जनवरी की कपा देने वाली ठंड में 70 किलोमीटर दूर जाना, वो भी बाइक पर, कोई बच्चों का खेल नहीं था। फिर भी रेहान और चांदनी तैयार हुए और अपने चाचा चाची के साथ वो सफ़र घर चल दिए। चांदनी का दिल बार बार भर आ रहा था कि एक औलाद के लिए वो किस तरीके से इधर उधर भटक रही है, और रब को भी बोलने लगी कि उनको क्या दिखता नहीं है। जिसे औलाद नहीं चाहिए, रब उसको देते जाते रहते हैं और वो उसकी कदर नहीं करते। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, पास का इंसान पास ही नज़र नहीं आ रहा था, उन्हें रास्ता भी दिख नहीं रहा था। रेहान धीरे धीरे बाइक चला रहा था। डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। कोहरा इतना ज़्यादा था, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे वो संग्रामपुर पहुँचे थे। वहाँ पर पहुँचते ही वो ओझा की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर लोगों की पहले से ही भीड़ थी, फिर भी चाचा की पहुँच होने की वजह से इनका नंबर जल्दी आ गया और वो चांदनी को दिखाने लगे। उन्होंने चांदनी को देखा, कुछ मंत्र पढ़े और ताबीज़ दी और उन्होंने कहा कि इसकी कोख बांधी हुई है। ये सब सुनकर चाचा चाची घबरा गए। उन्होंने पूछा, गुरुजी इसकी काट क्या है? उन्होंने कहा कि इसकी काट के लिए 3 महीने तक हर हफ्ते मेरे पास आना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ दवाई लिख कर दूंगा। रेहान ने कहा कि 3 महीने? मैं कुछ दिनों में वापस चले जाने वाला हूँ, 3 महीने का मेरे पास वक्त नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी जगह बताई और बोला कि वहाँ आप जाओ, वहाँ पर किसी की मज़ार है, वहाँ पर जियारत करके आओ। रेहान उठा और चांदनी को वहाँ ले जाने लगा। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन चांदनी के चाचा और चाची के आग्रह पर वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ 5-10 मिनट के बाद वो उस जगह पर पहुँचे थे। मज़ार के नाम पर वहाँ मिट्टी का ऊंचा ढेर बना हुआ था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। चाची उसको वहाँ पर ले गईं। उन्होंने सर झुकाने को कहा। चांदनी यहाँ भी भपक कर रो देने पड़ी। ये किसकी मज़ार है? कैसे वो ये करेगी? वहाँ भी सर झुकाकर ओझा के दिए मंत्रों को पढ़ना था। चांदनी सोचने लगी कि रब उसकी कैसी परीक्षा ले रहा है। ये कैसा अंधविश्वास है जिसका 2 हिस्सा बनने जा रही है। ये सोचकर चांदनी की आंखों से आंसू फिसल के उसके गालों को चूम रहे थे। रेहान ये दूर से बेबस खड़ा सब देख रहा था। जगह थोड़ी सुनसान थी, अकेले जाने में डर लग रहा था, फिर भी वो वहाँ पर बैठकर मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गई। चांदनी को ऐसे बदहवास हालत में देखकर रेहान के सब्र का बांध टूट गया। उसने चांदनी का हाथ पकड़ा और वहाँ से खींच लाया और कहा, औलाद हो या ना हो, अब बस बहुत हुआ। मैं अब तुमको और अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ने दूंगा। चलो मेरे साथ। ये कहता हुआ रेहान वहाँ से उसको ले आया। जान, आप क्या कर रहे हैं? रुकिए तो, मेरी बात सुनिए। इतनी दूर हम आए हैं तो क्या होगा, कर लेते हैं ना, ये भी करके देख लेते हैं। लगातार चांदनी उससे मिन्नतें कर रही थी। चांदनी, मुझे औलाद नहीं चाहिए, मैं तुमको ऐसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। ये कहते हुए रेहान ने चांदनी को बाहों में भर लिया और उसका गला रूंध गया। रेहान को ऐसे देखकर चांदनी ने भी चुप्पी साध ली।
घर आने के बाद चांदनी को थोड़ी थकान सी हो रही थी और थोड़े चक्कर भी आ रहे थे, इसलिए अपनी चाची से मेडिसिन के लिए बोला। तभी उन्होंने बोला कि तुम्हारा पीरियड कब आया है। तब चांदनी को ध्यान आया कि उसके तो पीरियड मिस हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। तब उन्होंने कोई किट लाकर उसके हाथों में थमाई, जिससे प्रेगनेंसी चेक करते हैं। चांदनी को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन चाची के बताए तरीके से उसने चेक किया तो पता लगा कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर रेहान और चांदनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दिल में हजारों सपने सजाए अपने घर आने के लिए तैयार हुए। चांदनी के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो बार बार सजदे में जाती तो कभी रब का शुक्रिया अदा करती। हर बार उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। ये आंसू भी अजीब चीज़ है, दुख में भी छलकती है और खुशी में भी छलकती है। रेहान बहुत खुश था। वो चांदनी का खूब ख्याल रखता था। कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है उसका हमेशा ध्यान रखता था। उसको चाची और दादी ने बताया कि 6 हफ्ते के बाद बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाकर उससे सलाह लेने के लिए रेहान और चांदनी बच्चे की हार्ट बीट सुनने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उनसे इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। वो एक एक दिन बड़ी बेचैनी से गिनते थे, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नज़र लगती कभी देर नहीं लगती। उनकी खुशियों को भी किसी की नज़र लग गई। एक रोज़ सुबह चांदनी के पेट में दर्द उठने लगा। हालांकि दर्द रह रह के थोड़े दिन पहले से ही हो रहा था, लेकिन उसने ये सोचकर टाल दिया था कि शायद प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है। लेकिन उस दिन दर्द असहनीय था। और ये क्या, चांदनी ने नीचे देखा, लगातार उसको ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा कि उसके बर्दाश्त से वो बाहर था। वो बेड पर इधर उधर से तड़पती, जैसे जल बिना मछली तड़पती है, वैसे ही वो दर्द से तड़प रही थी। चांदनी को इस हालत में देखकर रेहान के हाथ पांव फूल गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आनन फानन में वो उसको हॉस्पिटल में लेकर गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने रेहान और चांदनी को दिल चीर देने वाली खबर दी, मिसकैरेज। जी हाँ, डॉक्टर ने यही तो आकर कहा था कि चांदनी का मिसकैरेज हुआ है। ये मिसकैरेज नहीं था, चांदनी और रेहान के सपनों का महल धराशायी हुआ था। ऐसा लगा उन दोनों को किसी ने पर्वत से नीचे धकेल दिया था। दिल उनका लहूलुहान हो चुका था। चांदनी चीखों के साथ रो पड़ी थी। रेहान की जैसे आवाज़ ही छिन गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रब ने उसे चंद पल खुशियाँ देकर उससे छीन क्यों ली। आखिर उसका क्या कसूर था? ऐसा कौन सा गुनाह उन्होंने कर दिया था जिसकी सज़ा रब ने इतनी बड़ी दी थी? उसने चांदनी को संभाला और ढांढस बंधाया कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल में उसके भी क्षण से कुछ टूटा। लेकिन वो कहता क्या? वो कमज़ोर पड़ता तो चांदनी को कैसे संभालता? घर आने के बाद, इस हादसे के बाद चांदनी को जैसे चुप सी लग गई थी। वो लगातार रोती जा रही थी। हालांकि रेहान ने उसको खूब समझाया था, लेकिन चांदनी ने क्या खोया था वो वही समझ सकती है। उसको अपना जीवन शून्य मालूम पड़ने लगा। ऊपर से जिठानियों के ताने की जरूर कुछ किया होगा, तभी करने का फल मिल रहा है। ऐसी हालत में भी उन्होंने चांदनी को बख्शा नहीं था। तभी रेहान उसके पास आया और उसने चांदनी को गले लगा लिया और कहने लगा, चांदनी, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। तुमसे ज़्यादा मेरी लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चांदनी, तुम्हारा भाई एनजीओ में काम करता है ना, अगर तुम्हें बच्चे की इतनी ज़रूरत है तो हम बच्चे को गोद ले लेंगे। चांदनी, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, लेकिन कल को बच्चे बड़े हो गए तो वो मुझे छोड़ देंगे बुढ़ापे में, लेकिन तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, इसीलिए तुम मेरे लिए हमेशा ही खास हो। ये कहते हुए रेहान की भी आंखें भर आई थी। ये सुनकर चांदनी ने एक दफ़ा रेहान को देखा और मजबूती से उसकी बाहों में समा गई। चांदनी हिचकियों के साथ रोने लगी। रेहान ने भी उसको रोने दिया। अब उसने खुद को कोसना बंद कर दिया था और रब की मर्जी मानकर थोड़ा सामान्य हो गई थी। चांदनी को सामान्य देखकर रेहान ने चैन की सांस ली थी।
अभी उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सामान्य होना शुरू ही हुआ था कि कुछ दिनों के बाद रेहान का वापसी जाने का समय हो गया। लेकिन इस बार चांदनी के सब्र का बांध टूट पड़ा था और वो रेहान को नहीं जाने देना चाहती थी। तभी उसको ध्यान आया देवर की शादी करने में कर्जा सर पर चढ़ गया है। अगर वो नहीं कमाने जाएगा तो लोगों का कर्जा कैसे उतरेगा। ना चाहते हुए भी उसने दिल कड़ा किया और रेहान को जाने दिया। लेकिन इस बार रेहान चांदनी को ससुराल नहीं उसके मायके छोड़ आया। उसने सोचा अपने घर वालों के साथ रहेगी तो उसका मन बहला रहेगा। ये कैसी जुदाई है जो हर बार होती है, ये कैसी कसमकस है जो मेरे साथ रहती है। तू बेबस वहाँ रहता है, मैं तन्हाई यहाँ सहती हूँ। ना तू कुछ बोल पाता है, ना मैं ही कुछ कह पाती। रेहान ने उसको यहाँ छोड़ तो दिया था, लेकिन यहाँ भी चांदनी की हालत कुछ सुधरी नहीं थी। हाँ, इतनी तसल्ली थी कि उसके मायके वालों ने उसे कहा था ना कि कोई एहसास होने दिया था, कुछ नहीं। लेकिन बाहर वाले अब उसके साथ एक नया ताना और जुड़ गया था। जब पति इतना प्यार करने वाला है और सब सही है तो मायके में क्यों पड़ी है। ये सुनते ही हजारों दर्द उसके चेहरे पर उभर आते थे। यहाँ रहना चांदनी की मजबूरी थी, लेकिन लोगों के ताने उसके सब को तार तार कर देते थे। 3 महीने हुए थे चांदनी को अपने मायके आए और रेहान को बाहर गए हुए। जैसे तैसे चांदनी ने हालात से समझौता कर लिया था, फिर भी वो किसी बच्चे को देखती या किसी के यहाँ बच्चा रोने की खबर को सुनती तो तकलीफ और पछतावा उसे आ घेरता। उसके चेहरे पर एक निराशा और दुख की लहर छा जाती और लाख समझाने के बावजूद भी वो उस दुख में मुग्धता हो जाती। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उसकी छोटी देवरानी ने फ़ोन करके उससे कहा था कि वो माँ बनने वाली है। ऐसा नहीं था कि वो इस खबर से खुश नहीं थी, वो अपनी देवरानी की माँ बनने की खबर सुनकर बहुत खुश थी। आखिर वो भी तो ताई बनने वाली थी, जिसके ख्याल से ही उसको गुदगुदी पैदा हो रही थी। लेकिन हसरतों का क्या, उसके दिल में फिर से टीस उठने लगी और उसने अपना दर्द ताज़ा होता महसूस किया। चांदनी हमेशा अपनी देवरानी को फ़ोन करके बताती कि उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और अपने आप पर पूरा ध्यान देने के लिए कहती। फिर कभी कभी वो मन में ही सोचती कि कहीं ये भी पलट के ना कह दे कि खुद का तो बच्चा है नहीं, मुझे आई है ज्ञान बांटने के लिए। इसलिए कभी कभी उसकी जुबान लड़खड़ा जाती थी, लेकिन फिर अपने साथ हुए हादसों को देखते हुए डर जाती कि कहीं किसी और के साथ अनहोनी ना हो जाए। इसलिए एहतियात बरतने के लिए कहती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिस दर्द से वो गुजर रही है कोई और भी गुजरे। उसे पता था कितनी तकलीफ़ होती है। कुछ दिन तक तो नॉर्मल बातचीत होती रही। फिर उसके बाद उसकी देवरानी ने बताया कि उससे बड़ी वाली जिठानी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हैं और ऐसे समय में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। चांदनी का ये सब सुनकर दिल दुखा और मन कचोटने लगा। वो अपने आप में ही कुढ़ने लगी, लेकिन वो इतनी दूर से कर भी क्या सकती थी। इसलिए अपनी देवरानी को समझा बुझाकर उसे दिलासा दे देती। भाभी, मुझसे उठा नहीं जाता है, सुबह फिर भी मुझसे काम खोजती है। ऐसे समय में मैं कैसे काम करूँगी, मुझसे नहीं होता है कोई काम। मुझे काम ना करता देख वो भी काम छोड़कर बैठ जाती है। चांदनी की देवरानी ने रोते हुए कहा। चांदनी लगातार अपनी देवरानी को चुप करा रही थी, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। एकाएक उसने कहा, भाभी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। चांदनी ने पहले ये बात सुनी, उसे कुछ अटपटा सा लगा, क्योंकि वो अपने मायके में थी। वो तो खुद ही अपने माँ बाप के रहमो करम पर थी और अब अपनी देवरानी को कैसे भुला सकती थी। बेटी कितनी भी शादीशुदा हो जाए, चाहे घर के लिए कितनी पराई कहलाए, लेकिन अपने मायके की चिंता उसे हमेशा सताती रहती है। यहाँ भी घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए वो देवरानी को अपने पास बुलाने से कतरा रही थी। वो अपने माँ बाप के ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। इस समय में जरा सी भी कोई चूक हो जाती तो सारा इल्ज़ाम उसके और उसके मायके वालों पर आ जाता और उसकी जेठानियाँ ये कहती कि उसका बच्चा नहीं रहा, इसलिए अपनी देवरानी को बहला फुसलाकर वहाँ बुलाया और उसका बच्चा नुकसान करा दिया। उसने इस बारे में रेहान से बात करने की सोची। उसने रेहान को फ़ोन मिलाया।
अगले ही पल में रेहान ने फ़ोन रिसीव किया और घबराहट से पूछने लगा क्या हुआ, क्योंकि चांदनी इधर से बहुत कम ही फ़ोन करती थी। हमेशा रेहान ही फ़ोन किया करता था। वो तभी रेहान के पास कॉल करती थी जब कोई बहुत ज़रूरी बात होती थी। उसे लगा कि कोई बड़ी बात है, तभी चांदनी ने मेरे पास कॉल किया है। रेहान को अपने लिए चिंता करते हुए देख चांदनी को अच्छा लगा। फिर उसने कहा, नहीं जान, कोई ख़ास बात नहीं है, मैंने आपसे कुछ पूछने के लिए कॉल किया है, आप फ्री हो? चांदनी ने उसकी घबराहट दूर करते हुए कहा, हाँ बोलो, फ्री हूँ, क्या कहना है? रेहान ने चैन की सांस लेते हुए कहा, वो जान, छोटी, देवरानी और बाबू देवर यहाँ मेरे पास आने के लिए कह रहे हैं, चांदनी ने बताया। क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? वो यहाँ पर आकर क्या करेंगे? रेहान थोड़ा उलझते हुए बोला। अरे जान, पहले बात तो पूरी सुन लीजिए। चांदनी ने रेहान को ऐसे उलझता देख के बीच में टोका। भाभी उनको अच्छे से नहीं देख रही हैं, आपको पता है ना उसकी ऐसी हालत है, उसमें उसको परेशान होना सही नहीं है, चांदनी ने रेहान को समझाते हुए कहा। रेहान ने सोचते हुए कहा, आना चाहते हैं तो आने दो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको बोल देना कि कहीं पास में रूम ले ले, भले ही उनके रूम का खर्चा, खाने पीने की व्यवस्था तुम देखना और आते जाते उनसे मिलते रहना। वो जितना तुम्हारे घर से दूर रहें उतना सही है। ऐसा ना हो कल को कुछ हो और सारा इल्ज़ाम तुम पर या तुम्हारे घर वालों पर आए। मैं वैसे ही मजबूरी में तुमको छोड़कर वहाँ पर आया हूँ। अपने घर वालों की वजह से बिना मतलब तुम्हारे घर वालों को गुनहगार नहीं बना सकता, रेहान ने गंभीरता से कहा। रेहान का सुझाव चांदनी को भी ठीक लगा। वो भी रेहान की बात से इत्तेफाक रखने लगी। कुछ दिन बाद, ठीक है, जब तुम्हें वहाँ दिक्कत है, कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है और तुम्हें डर है कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, तो तुम लोग आ जाओ, चांदनी ने कहा। ठीक है भाभी, आपको तो पता है मेरी ऐसी हालत है, तो नीचे के फ्लोर वाला कमरा ढूंढना, उसने कहा। चांदनी ने अपनी मम्मी से कहकर हर जगह कमरे तलाश किए जो आसपास हो और निचले फ्लोर पर हो, लेकिन इतनी जल्दी कमरा मिलना मुश्किल था। फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अंत में चांदनी अपने एक रिलेटिव के पास कमरा खाली देखा। हालांकि चांदनी को वो कमरा उतना अच्छा नहीं लगा। चांदनी की मम्मी ने कहा कि कुछ दिन हमारे पास रह जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। चांदनी ने भी सोचा कि माँ ठीक कह रही है, कुछ दिन यहाँ पर रह ले, उसके बाद दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। 15 दिन के बाद हम यहाँ पर लव कुश चौक पर खड़े हैं, यहाँ से किधर आना है? चांदनी की देवरानी ने कॉल करके पूछा। अच्छा, तुम लोग वहीं पर रुको, ऐसी हालत में ज़्यादा चलना ठीक नहीं है। मैं अपने भाई को भेज रही हूँ, वो तुम्हें बाइक पर ले आएगा, मैं आती हूँ, चांदनी ने जवाब दिया। अगले ही पल उसने अपने भाई को भेजा अपनी देवरानी को लाने के लिए। वो और देवर सामान लिए साथ में आ गए। जब दोनों घर पर आ गए तो उसने देवरानी को आराम करने के लिए कहा और उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया। चांदनी बहुत खुश थी कि उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। उसने सोचा कि उसके जीवन का खालीपन खत्म हो जाएगा। वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही थी सब अच्छा हो, किसी को शिकायत का मौका ना मिले। चांदनी अपनी देवरानी का पूरा ख्याल रखती, उसे कोई भी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। उसने अपने घर वालों को भी मना कर रखा था, उससे कोई ना काम करवाए। 2 दिन तो शांति से गुजरे। फिर उसने कहा, भाभी आपने कहाँ रूम लिया है? हमें वहाँ जाना है। अभी जाने की क्या ज़रूरत है? मम्मी ने कहा है कि कुछ दिन रुक जाओ, वो कमरा उतना सही नहीं है, कोई दूसरा रूम देख लेंगे तो वहाँ चले जाना। लेकिन वो नहीं माने। चांदनी ने सारी बात रेहान को बताई। रेहान ने भी कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो तुम उसी रूम में शिफ्ट करा दो। चांदनी ने आधा सामान तो अपने घर से दिया और खाने पीने वाला सामान उसने खरीद कर दे दिया था। चांदनी उनसे कुछ दूरी पर रहती थी, लेकिन वो कभी उधर नहीं जाती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था कि किसी की प्राइवेसी को भंग करे। हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है जिसमें वो किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। कुछ दिनों के बाद उसकी देवरानी ने कहा, भाभी कब हॉस्पिटल जाना है? चांदनी ने कहा, मैं इनसे पूछ लेती हूँ,
जब कहेंगे तब चलेंगे। उसने रेहान को सारी बात बताई कि देवरानी को उसको हॉस्पिटल ले जाना है। जाने क्यों रेहान इस बात से उखड़ सा गया। उसने कहा कि अगर तुमको कहीं लेकर जाना है उनको मुझसे पूछना चाहिए था ना। तुम्हें नहीं जाना है उसे लेकर, जिसको ले जाना है वो मुझसे पूछे। मेरी बीवी किसी की गुलाम नहीं, कहा रेहान ने बिगड़ते हुए। चांदनी को इस बात से थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन वो क्या कर सकती थी। वैसे भी इस पुरुष प्रधान समाज में अच्छी पत्नी वही कहलाती है जो अपने पति की हर बात सुने। ना चाहते हुए भी उसे पति की बात माननी ही पड़ती है। तब चांदनी ने अपने ऊपर वाले किराएदार आंटी रहती थीं, उनसे कहा कि आप इसको हॉस्पिटल लेके चले जाइए, जो भी खर्च होगा मैं दे दूंगी। वो चांदनी की बात मान के हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो उनके साथ नहीं गई। अब उसके मन में इस बात से खींचातानी हो गई। चांदनी ना चाहते हुए भी खुद को गुनहगार समझने लगी। चांदनी हॉस्पिटल नहीं गई थी, इस बात का उसकी देवरानी ने बहुत बवाल बनाया। अरे साथ जाने के लिए ही तो कहा था, कौन सा पहाड़ तोड़ने को कहा था। सही कहते हैं गांव के लोग, खुद की औलाद तो है नहीं और मेरे औलाद को कुछ हो गया तो। तभी इतने साल हो गए शादी को, अब तक बांझ है, उसकी देवरानी ने कहा। ये बात चांदनी को चीर देने वाली थी। उसने क्या कुछ नहीं किया था यहाँ आने के बाद उसके लिए, फिर भी उसको ये सब चीज़ें सुनने को मिली। एक पल में उसका सारा किया धरा मिट्टी हो गया, उसका सारा वजूद चकनाचूर होकर रह गया। इंसान किसी से उम्मीदें लगाता है अपनी खुशियों की, लेकिन भूल जाता है मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। इन सारी बातों से चांदनी को बहुत धक्का लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसको दोष दे, अपनी किस्मत को, पति को या खुद को। आखिर उसने क्या बिगाड़ा था जो हर बार उसे जिल्लत उठानी पड़ती है। क्यों उसको हर जगह ऐसे ताने सुनने को मिलते थे। उसकी औलाद नहीं है तो इसमें उसका क्या दोष है। ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज़ है क्या जो वो खरीद के ले आए। ऐसे ही तमाम सोचों के साथ वो रात भर रोती रही और अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अब देवरानी के लिए कुछ करे। उसके बाद उसकी देवरानी ने चांदनी पर 1000 तोहमत लगाई और उसके दामन में एक और दाग लगा दिया कि हमारे बच्चे को वो मारना चाहती है, उससे हमारी औलाद देखी नहीं जा रही। और कितनी देगा सजा ये खुदा, अब तो बख्श भी दे। ऐसा कौन सा गुनाह हुआ मुझसे जो तेरे दर पे इसकी माफ़ी नहीं है। चांदनी सिसकते हुए बस ये सोचती रह गई, आखिर उसका कसूर क्या है। चांदनी की देवरानी के जाने के बाद भी चांदनी की मुसीबतें कम नहीं हुई थी। उसकी देवरानी ने जाते जाते उसके दामन पर दाग लगाया ही था, साथ ही ऐसी तोहमत भी लगाई थी जिसको बर्दाश्त करना चांदनी के बस में नहीं था। उसकी देवरानी की बातों ने चांदनी को अंदर से तोड़ कर रखा था। वो हर पल सोचती कि एक अजन्मे बच्चे को मारे। वो इतनी भी गिरी हुई नहीं थी। मेरी अपनी औलाद नहीं है, ये खुदा की मर्जी है। मैं किसी को जीवन दे नहीं सकती तो उसका जीवन ले कैसे सकती हूँ। वो फूट फूट कर रो दी। उसके दुखों में एक और टीस जुड़ गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करे और कैसे समझाए कि मैंने ये पाप करना तो दूर सोचा भी नहीं था। मैंने तो सोचा था कि उस बच्चे के आने के बाद मेरे जीवन में थोड़ी खुशियाँ आएंगी, लेकिन जैसा हुआ मैंने वो तो नहीं सोचा था। चांदनी की देवरानी अपने गांव पहुंच गई और वहां जाने के बाद उसने चांदनी को आड़े हाथों लिया था। सही कह रही हूँ चाची, वो मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। ऊपर से तो देखने में बड़ी शरीफ लगती है, लेकिन अंदर की एकदम घुमनी है। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी है। अगर मुझे पता होता तो मैं उनके पास जाती ही नहीं। मैं भोली यही समझती थी कि वो मेरी अपनी है। चांदनी की देवरानी ने औरतों के सामने तेसुए बहाते हुए चांदनी के बारे में लंबा चौड़ा बयान दिया। चुप हो जाओ बहन, आजकल के ज़माने में यही तो है। अपनी रोटी भी छुपाकर खानी पड़ती है। कोई किसी का सुख देखने वाला नहीं है। बताओ, अपनी औलाद है नहीं तो दूसरे की औलाद के साथ ऐसा करेगी। इसीलिए तो ऊपर वाला
उसकी अब तक गोद सूनी रखा है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इतना पति प्यार करता ही है, पैसा कमाता ही है, तब भी गोद सूनी की सूनी है। उनमें से एक औरत ने तंज कसते हुए कहा था। चांदनी ससुराल से लेकर मायके तक उसकी थू थू हो रही थी। चांदनी की देवरानी ने पूरी हाय तौबा मचा रखी थी, सो अलग। इन सब से चांदनी बहुत टूट गई थी। किसी ने उससे पूछने तक की जहमत नहीं की थी। जिसकी सज़ा उनको दी जा रही है, उसने वो जुर्म किया भी है या नहीं। उसने इतना मानसिक दबाव ले लिया था कि उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो एक शाम ऐसे ही बेहोश हो गई। आनन फानन में उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से वो कोमा में चली गई। जब डॉक्टर से पूछा गया कि क्या बात है, तब डॉक्टर ने बताया कि आगे के 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इनको 24 घंटे में होश नहीं आया तो फिर उसके बाद हमें पता नहीं ये कब तक कोमा में रहेगी। 2 साल, 5 साल, 10 साल या आजीवन। डॉक्टर ने धमाका किया। इस बात का इल्म जब रेहान को हुआ तो इसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया, जैसे वो अपने होशो हवास खो बैठा। बदहवासी में वो फौरन एयरपोर्ट की तरफ भागा। एयरपोर्ट से वो सीधा हॉस्पिटल आया था। हॉस्पिटल में आते ही आईसीयू में चांदनी को मशीनों में जकड़ा देखकर उसका दिल पूरी तरह टूटा था। अपने समाज में मर्द को किसी के सामने रोने की इजाज़त नहीं है, लेकिन चांदनी को ऐसे देखकर रेहान बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था। उसने शिकायती अल्फाज निकाले, खुदा तूने ये कैसा समाज बना दिया जहाँ पर किसी को लोग चैन से जीने तक नहीं देते। रेहान का बस नहीं चल रहा था, जैसे वो पूरी दुनिया में आग लगा दे। उसने अपने मन में सोचा कि एक बार बस चांदनी ठीक हो जाए, फिर मैं घर वालों से भी निपट लूँगा। उसकी रातें आज आईसीयू के बाहर टहलते हुए कभी मित्र से बात करते हुए गुजर रही थी। ये 24 घंटे उसे जन्म की तरह लग रहे थे। समय थम सा गया था, वो जैसे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेहान को ऐसी हालत में देखकर किसी का भी दिल हलक में आ रहा था। कोई अपने गुमान में भी नहीं सोच रहा था कि अगर चांदनी को कुछ हो गया तो हम रेहान को कैसे संभालेंगे। सारे इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे। तब शायद रेहान की हालत पर ऊपर वाले को थोड़ा रहम आ गया था। नर्स ने आकर खबर दी कि मरीज को होश आ गया है और उसको होश में आता देख डॉक्टर सारे उसकी तरफ भागे थे। कुछ घंटों की तहकीकात के बाद चांदनी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और रेहान को इजाज़त दी गई चांदनी से मिलने के लिए। साथ ही ये हिदायत दी गई थी कि उन्हें कोई भी ऐसी बात ना कही जाए जिससे उनको कोई सदमा लगे या दुख पहुँचे। तुमने तो मुझे डरा कर रख दिया था, तुम्हें एक बार भी मेरे पर तरस नहीं आया? तुम्हें खोकर मैं कैसे जीऊँगा? रेहान ने शिकायती नज़रों से चांदनी को देखा था। चांदनी ने एक नज़र उठाकर रेहान को देखा था। एक दिन में वो ऐसे हो गया था जैसे उसकी सारी दुनिया लुट गई हो। दुनिया ही तो लूटने वाली थी। रेहान को ऐसी हालत में देखकर चांदनी थोड़ा शर्मिंदा सी हुई। रेहान ने फिर बोलना शुरू किया, मैं कितनी बार कह चुका हूँ चांदनी, मुझे बच्चा नहीं, मुझे तुम चाहिए। तुम मेरी ज़िंदगी में हो तो सब कुछ है। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं, जो तुम दूसरों की बातों को दिल पर लगा बैठी। और तुम कैसी हो क्या मैं नहीं जानता? जो तुम्हें सफाई पेश करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा रिश्ता इतना तो कमज़ोर नहीं है। रेहान लगातार उससे सवाल कर रहा था और वो शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। उसे अब एहसास हो रहा था उसने लोगों की बातें सुनकर रेहान और उसके प्यार पर ज़्यादती की है। कुछ दिनों के बाद चांदनी अब पहले से बेहतर हो गई थी और इसी पल का तो रेहान इंतज़ार कर रहा था। वो चांदनी को लेकर अपने गांव आ गया और आते ही वो एकदम हत्थे से उखड़ गया। उसने चांदनी की देवरानी के पिता को अपने घर पर बुलाया था। हालांकि चांदनी ने काफ़ी मना किया था कि अब सब बातें ख़त्म हो गई, अब बातों को ना बढ़ाया जाए, लेकिन रेहान किसी को बख्शने की हालत में नहीं था और चांदनी पहली बार रेहान का ये रूप देख रही थी। अब वो भी खौफ खाने लगी थी कि आगे क्या होने वाला है। आपने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं?
मेरे ख्याल में आपने इतना सिखाया ही होगा कि बड़े छोटों से तरीके से बात की जाती है। रेहान अपने गुस्से पर जयत रखता हुआ उन महाशय से पूछ रहा था। गलती आपकी पत्नी की है। जब उन्होंने वहाँ पर बुलाया था तो सारा खर्च उठाना चाहिए था और उसको देखना चाहिए था। उन्होंने भी बड़े ढीठ तरीके से कहा, वो मेरी बीवी है, किसी की नौकरानी नहीं, और आपकी बेटी को मेरी पत्नी से कुछ करवाना था तो मैं उसका गार्जियन हूँ। मुझसे पूछना चाहिए था, वो क्यों लेकर जाएगी? हम लोग उसके सास ससुर तो नहीं? इतना तो आपकी बेटी को समझ में आना चाहिए किस किस लहजे में बात की जाती है। रेहान लगभग गुस्से में था। तो मेरी बेटी को आपकी पत्नी ने बुलाया क्यों? उन्होंने भी कहा। माहौल में एकदम गहमा गहमी छा गई। रेहान ने कहा, जब मेरी बीवी ने बुलाया था तो जब उसने जाने के लिए नहीं कहा तो ये लोग वहाँ से आए क्यों? ऐसा तो है नहीं कि आपकी बेटी किसी का लिहाज कर रही है। इसने मेरे से भी बात की। मैंने कहा था ना आकर सारी बातें होंगी, फिर उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? फिर आकर यहाँ बोलने का क्या मतलब बनता है? हमारे बच्चों को मारना चाहती है, यही कहा ना? मुझे वो सबूत दिखाए, किस बिना पर वो मेरी बीवी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। हमारी औलाद नहीं है तो क्या हम जीने का हक नहीं है? और औलाद नहीं है या है? इस मैटर में बोलने वाले आप या आपकी बेटी होती कौन है? रेहान ने गुस्से से बोला। आखिरकार 2 घंटे के आरोप प्रत्यारोप के बाद मामला शांत हुआ और चांदनी की देवरानी ने अपनी गलती मानते हुए सबसे माफ़ी मांगी। वही रात कमरे में, जान आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देखे ना कितनी बात बढ़ गई थी। चांदनी ने चिंता जताते हुए कहा, जैसा बोलेंगे वैसा सुनेंगे और सुनाना भी जरूरी था। अब लोगों का मुंह बंद रहेगा और बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। रेहान ने सहजता से कहा। फिर भी जान, ऐसे किसी को घर में बुलाकर ये सब बातें करना अच्छी बात तो नहीं है। चांदनी थोड़ा परेशान हो रही थी। हाँ, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनकी बेटी ने ही उन्हें ये दिन दिखाया है और इतना कहना भी जरूरी था। छोड़ो ना, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो? रेहान उबते हुए बोला। जान कितने दिन के लिए छुट्टी पर आए हैं? चांदनी ने मायूसी से पूछा। कितने दिन के लिए? मैं अब कहीं नहीं जा रहा। मैं हर समय अपनी बीवी के साथ रहूँगा और फिर मेरी बीवी को बच्चा भी तो चाहिए, उसकी भी तो तैयारी करनी है। रेहान ने शरारत से चांदनी का हाथ खींचते हुए कहा। मैंने ऐसा कब कहा? चांदनी शर्मा के रेहान की बाहों में थत मैं सिमट गई। जब हम सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। रेहान को यहाँ पर आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब आकर लोगों ने उसे सलाह ना दी हो डॉक्टर के पास दिखाने की। कभी कभी इन सब से वो इतना ऊब जाता था कि लोगों से उलझ भी जाता था। मुझे अब समझ में आ रहा है तुम यहाँ कैसे रहती होगी। अभी मैं हूँ तो लोग ऐसे नहीं हैं, नहीं रहता होगा तो क्या करते होंगे, सोच के ही गुस्सा आ रहा है। लोगों ने कह कह के मेरे कान पका दिए हैं। अरे मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा वो मेरी प्रॉब्लम है। तुम लोग अपना देखो ना। लोगों को इतनी क्यों फिक्र होती है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की? वो आकर चांदनी के पास अपने दिल के फफोले फोड़ रहा था। इस पर चांदनी ने मुस्कुराकर उसको समझाया था। जान छोड़िए ना, उनका काम है कहना। अगर आप कहो तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चांदनी ने रेहान की तरफ देखते हुए कहा। क्या चांदनी, तुम भी भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? हम 3 महीने देखते हैं साथ रह के, उसके बाद कहीं जाएंगे। इससे पहले मैं कहीं नहीं जाने वाला, वो आते हुए बोला। रेहान की बातें सुनकर चांदनी चुप हो गई और समय का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे ये समय भी निकल गया और 3 महीने से ज़्यादा हो गया। उसके बाद रेहान ने ही कहा, चलो चांदनी डॉक्टर के पास चलते हैं। वहीं डॉक्टर के पास मैंने चांदनी की सारी रिपोर्ट देखी, उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो अच्छा रहता कि एक बार आप भी टेस्ट करा लेते, डॉक्टर ने थोड़ा दबे दबे अल्फाज में कहा। ठीक है डॉक्टर, मैं इसके लिए रेडी हूँ, रेहान ने कहा। रेहान डॉक्टर का चेहरा भांप गया था। अपने पुरुष प्रधान समाज में
मर्दों का टेस्ट कराना जैसे उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाने के बराबर था। डॉक्टर ये अच्छे तरीके से जानते थे, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आए दिन उसको ऐसे पुरुषों से सामना होता रहता था। डॉक्टर को ऐसे देख के उसने बोलना शुरू किया, डॉक्टर मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो टेस्ट करवाना अपनी मर्दानगी पर हमला समझते हैं। अगर मुझ में कमी है तो मैं उसका इलाज कराऊंगा। कोई भी यहाँ भगवान नहीं है। मेरी कमी की वजह से मेरी पत्नी को लोगों के ताने बातें सुने मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। रेहान ने कहा, आपके जैसी सोच अगर पुरुष और समाज में हो जाए तो कितनी औरतों का भला हो जाए। मैंने आए दिन यहाँ से ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनमें औरतों में कोई कमी नहीं होती और पुरुष अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं और सारा दोष अपनी पत्नी पर मढ़ देते हैं। डॉक्टर ने कहा, हमारे समाज में सारी यातनाएं और ताने सिर्फ महिलाओं के हिस्से में आती है। पुरुषों को तो जैसे जन्म से ही सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि सारी कमियां औरतों में ही होगी। मर्दों को जैसे क्लीन चिट मिली हुई है। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है तो हर चीज़ का इलाज अपने विज्ञान में संभव है। जितनी भूमिका महिलाओं की ही है उतनी ही भूमिका पुरुषों की होती है एक बच्चा पैदा करने में। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। चांदनी मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती और रेहान के लाखों बलाएं लेती। वो समाज के बाकी पुरुषों से एकदम अलग था। रिपोर्ट आने के बाद, देखिए मैंने आपकी सारी रिपोर्ट स्टडी की है। आप में थोड़ी कमी है जिसकी वजह से बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है और हो भी गया तो मिसकैरेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए मैं कुछ दवाएं लिख रही हूँ, आप खाइए। उसके बाद उम्मीद करते हैं हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। डॉक्टर ने रेहान को दवाई की पर्ची देते हुए कहा, ठीक है कोई बात नहीं डॉक्टर, आप ही उस दिन बता रहे थे कि हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज़ का इलाज संभव है। रेहान ने पर्ची थामते हुए कहा, बिल्कुल रेहान जी, अपने विज्ञान ने इतनी तरक्की तो कर ही ली है कि वो लगभग हर इलाज करने में सक्षम है। फिर भी लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ते हैं और इन्हीं की वजह से बाबा और मौलवियों की चांदी हो रही है। डॉक्टर ने अफसोस जताते हुए कहा। ये बात सुनकर रेहान ने नजरें झुका ली थी, क्योंकि कुछ समय पहले जाने अनजाने में वो भी इस अंधविश्वास का शिकार हुआ था। 1 महीने बाद, चांदनी तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? चेहरा बिल्कुल पीला पड़ते जा रहा है, तुम ठीक तो हो ना? रेहान ने चिंता जताते हुए कहा। चांदनी ने हाथों में किट दिखाते हुए कहा, ये देखिए। रेहान नासमझी से किट को देखता है, क्या है इसमें? उसने हैरानी से पूछा। जान मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। चांदनी रेहान की तरफ देखते हुए चहकी। सच में? रेहान खुशी से झूम उठा। चलो तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मैं पिछली बार वाली गलती नहीं करना चाहता हूँ। वो बिना देर किए चांदनी को डॉक्टर के पास ले गया और अगले ही पल वो डॉक्टर के पास मौजूद थे। इस बार चांदनी और रेहान ने डॉक्टर के सारे निर्देशों का पालन किया था। डॉक्टर ने सारे चेकअप और दवाइयाँ समय समय पर लेने को कही थी। रेहान एक पल भी चांदनी को अपनी नज़रों से दूर नहीं करता था। वो चांदनी का सारा काम अपनी निगरानी में करता था। चांदनी को कोई काम नहीं करने देता था और जितना हो सके उसे रेस्ट करने को बोलता था। वो कभी कभी इतना बेताब हो जाता था कि वो बस अब वो अपने बच्चे को गोद में ही ले ले। चांदनी उसकी ये बेताबी देखती और खुश होती। वो और चांदनी एक अलग ही दुनिया में थे। रेहान हमेशा बेटी की ख्वाहिश करता और चांदनी हमेशा बेटे की। इस बात पर दोनों की हल्की फुल्की प्यार भरी नोक-झोंक भी होती थी, जिसे देख के जेठानियों के कलेजे पर सांप लौटते थे। वो रेहान के सामने तो नहीं, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में कानाफूसी शुरू कर देती थी। बताओ, यही एक माँ बनी है। हम तो जैसे माँ बनी ही नहीं है। सर पर बिठा के रखा है इस डायन को। कुछ ऐसे ही शब्द उसकी जेठानियाँ उसके लिए निकालती थीं, लेकिन अब इन सब बातों से चांदनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में आज चांदनी को लेबर पेन शुरू हुआ था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में लेकर आए थे। रेहान
बाहर बेचैनियों से टहल रहा था। उसे चांदनी और बच्चे की बहुत फिक्र हो रही थी। सच में माँ की ममता का गुणगान तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल के बाहर चक्कर काटते रहता है उसकी परेशानियाँ दबी रह जाती हैं। कुछ घंटे की मिन्नतें और इंतज़ार का सिलसिला आखिरकार ख़त्म हुआ। अब रेहान के कानों में वो खबर पड़ी जिसके लिए उसके कान तरस गए थे। थोड़ी देर बाद नर्स ने खबर दी, मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं, लड़का हुआ है, वो भी जुड़वा। नर्स ने कहा। रेहान ये खबर सुन के खुशी से झूम उठा और अपने जेब से पैसे निकाल के नर्स के हाथ में रख दिए और कहा, लीजिए, पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा दीजिए। उसने चांदनी के बारे में पूछा। नर्स ने बताया कि चांदनी बिल्कुल ठीक है और दूसरे ही पल वो चांदनी से मिलने के लिए भागा। वो इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। कमरे में जाते ही उसने चांदनी से पूछा, कैसी हो? चांदनी ने कहा, ठीक है, और अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। रेहान ने बच्चों को गोद में उठाया और उनके कान में अजान दी। उसके बाद उसने चांदनी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। साथ ही उसने अपने रब का भी शुक्रिया अदा किया। तेरी रहमतों से मुझे कब इनकार है मेरे खुदा, तू जब भी देता है अपने बंदों को उसकी औकात से बढ़कर देता है। धीरे धीरे कमरे में सारे रिश्तेदारों का हुजूम आ गया और मुबारकबाद का सिलसिला चलने लगा। आते ही सब पार्टी की डिमांड करने लगे। रेहान ने कहा, पार्टी तो ऐसी दूंगा पूरा गांव देखेगा। इसके साथ उन लोगों का मुंह लटक गया जो रेहान और चांदनी को खुश देखना नहीं चाहते थे। सबको ऐसे खुश देखकर चांदनी ने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में रब का शुक्रिया अदा किया। आखिरकार उसे सब का फल मिल ही गया था। जाते जाते एक सवाल तो मैं भी करना चाहूँगी, किसी के दाम्पत्य के जीवन में दाग लगाना क्या उचित है? हम कैसे समाज में जी रहे हैं? किसी की कमियों का उपहास करते हैं और उसे ताना देते हैं। जाने ये कब मानसिकता हमारे समाज से जाएगी। मैंने समाज की बुराइयों को उजागर करने का बस एक छोटा सा प्रयास किया है। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।